हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक नाउ टुडे और आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं हमारे साथ कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है। हर एक बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही जरूरी होनी चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है पामिर शाह। ही इज फ्रॉम सूरत and Pamir Shah, he has completed his master's in information security from the New York University of Technology, US। उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट। उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स अचीव किए हैं इन द स्पोर्ट्स जर्नी। तो हम आज उन्हीं की जर्नी उन्हीं के पास से सुनना चाहेंगे। सो लेट्स वेलकम हिम टुडे। यस, वेलकम पामिर शाह। एंड फर्स्ट वी Thank, वांट टू लिसन योर जर्नी, and thank you so much for sharing this awareness with us and sharing your time, valuable time with us. thank you very much, मैम। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टू अवेयर पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, और राइट वे पे एजुकेट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। Thank you so much. तो हम आपकी ये जर्नी, सबसे ज्यादा इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी सुनना चाहेंगे कि व्हाई यू हैव चूजन दिस पार्ट। आपकी इतनी सारी इंस्टीट्यूट है सूरत में, आपने कितने सारे बेल्ट, कितने सारे अवार्ड गवर्नमेंट तरफ से भी आपने अचीव किए हैं। तो वी वांट टू लिसन दिस जर्नी फ्रॉम योर साइड टुडे। ओके, सो बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैंने अपना मास्टर्स यूएस से किया था। लेकिन ड्यूरिंग माय एजुकेशन मैं ताइक्वांडो स्पोर्ट्स के अंदर था, और मैंने खुद ब्लैक बेल्ट भी लिया, और मैं नेशनल लेवल पे खेल भी रहा था। एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन यूएस एंड मैं जॉब कर रहा था, देन आई रियलाइज कि ये मुझे वो फन नहीं दे रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है। मुझे स्पोर्ट्स ज़्यादा फन और एक्साइटमेंट दे रहा था। सो आई केम बैक टू इंडिया, और फिर मैंने मेरी एक एकेडमी स्टार्ट की, बच्चों को टाइकोंडो सिखाना स्टार्ट किया। एंड ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आज हमारी सूरत में 11 एकेडमी है, एंड वी आर ग्रेट। ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1400 किड्स राइट नाउ। And in 27 schools of Surat we are training taekwondo sports। एंड इसके अलावा मैं खुद फिफ्थ एंड ब्लैक बेल्ट हूँ, और इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ, और मैं 3 साल तक इंडियन टीम का कोच भी रह चुका हूँ टाइक्वांडो के लिए, जूनियर्स के लिए। और बस यही मेरी जर्नी है। इसके अलावा मैं फिटनेस में थोड़ा बहुत करता हूँ। हमारे 2-3 सेंटर्स है, फिटनेस सेंटर्स, जहाँ पे हम लोग किक बॉक्सिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, पोस्ट नेटल फिटनेस, वो सब में बहुत काम करते हैं। एंड ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पैशनेट सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो आई हैव स्टार्टेड इन दैट, एंड ग्रेजुअली वी आर डूइंग गुड इन दिस फील्ड। ग्रेट ग्रेट। एंड आई हैव नो कि आपने विमेन्स को भी आप ट्रेनिंग देते हो खुद की सेफ्टी के लिए। तो आप विमेन्स को भी हमेशा आगे रखते हो कि वाई विमेन्स सिक्योरिटी इज नेसेसरी। तो आप उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो। वुमेन सेल्फ डिफेंस के अंदर वी आर पायोनियर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया। हमने आज तक मोर देन 10 लाख गर्ल्स और वुमेन को ट्रेन किया है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न सेल्फ डिफेंस। तो ये हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है कि मैंने खुद ने यूएस का जो एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, उनकी टीम के अंडर में सेल्फ डिफेंस सीखा था, और प्रैक्टिकल सर्फ डिफेंस सीखा था। और वही करिकुलम हमने डेवलप करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको थोड़ा बहुत चेंज करके वो करिकुलम डेवलप किया है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेजेस सबके साथ मिलके वी हैव ट्रेन सो फार अप्रोक्सीमेटली 10 लाख गर्ल्स। इट्स अ वंडरफुल थिंग। यस। तो आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाले हैं कि स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस अडल्ट में देखने जाए तो वो तो पहले से है ही, बट अब किड्स में भी उतना ही बढ़ने लगा है। तो क्या है बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का बेनिफिट क्या है और उससे बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट पे कैसे असर होता है। सो मैम, स्पोर्ट्स इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड। स्पोर्ट्स को देखने का नज़रिया लोगों का बहुत अलग है। स्पोर्ट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बस खाली रिक्रिएशनली खेलने के लिए उनको भेज दो।
और बहुत सारे पेरेंट्स इसको प्रोफेशनली भी लेना चाहते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो और उसको डेवलपमेंट के साथ अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बेनिफिट जो होता है वो होता है हेल्थ एंड हम्म, फिटनेस। आप कोई भी स्पोर्ट्स खिला दो, अगर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स है या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, बच्चा जब तक खेलेगा तब तक वो फिट रहेगा। और फिटनेस कैसे बिल्टअप होती है? कोई भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर उसका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, एंड्योरेंस डेवलप होगा, उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे, कोऑर्डिनेशन डेवलप होंगे। अगर उनको क्रक्स में बोलो तो आप उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होने वाले हैं। तो हम्म, जब ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं तो वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। प्लस फिजिकल फिटनेस जो होता है वो डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स पे काम करता है। तो आपका हार्मोनल स्ट्रक्चर वो बेटर बनता है, आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बेटर बनता है। और अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और प्रॉपर लोडिंग के साथ वर्कआउट को मिक्स करके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बोन डेवलपमेंट, मसल जो बिल्ड होते हैं वो, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बेटर होना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। सो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस तो एक्सेलेंट है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी है जो मैं आपको धीरे धीरे हम लोग ये पॉडकास्ट में डिस्कस करते जाएंगे कि अपार्ट फ्रॉम हेल्थ एंड फिटनेस स्पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। यस। तो आपकी साइड से बच्चों के लिए कौन सी राइट एज पे हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज करवा सकते हैं या इंडोर एक्टिविटीज भी हम करवा सकते हैं? मैम, ये कंसेप्ट हमारे वहाँ है कि राइट एज वो होती है बच्चा जब मुंह मुंह करना चालू करता है ना, वो राइट एज होती है मेरे हिसाब से। ओह। बिकॉज क्या होता है कि अगर बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है, जब वो वॉक करना स्टार्ट करता है या थोड़ा दौड़ना चालू करता है, वही टाइम होता है जहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे आपको किसी भी स्पोर्ट्स में एंगेज करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं मेरी एकेडमी में 3 साल से बच्चों को लेता हूँ, लेकिन आप अक्रॉस द ग्लोब अगर देखेंगे तो 1.5 और 2 साल के बच्चों को भी फिजिकली कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस कराया जाता है जिससे उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो, उन लोगों के ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो, उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। तो स्पोर्ट्स का कोई एज नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए होता है कि बच्चा अगर वो चीज़ों को एडॉप्ट कर सकता है मेंटली एंड फिजिकली, आप उसको खेलना चालू करा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें कुछ कुछ स्पोर्ट्स के अंदर ध्यान देना पड़ता है। सपोज आप लॉन टेनिस खेलना चाहते हैं तो बच्चे का रिस्ट इतना स्ट्रांग है कि नहीं कि वो रैकेट का वेट ले सके। हाँ। तो वो बेसिक चीजें बस खाली देखना है हमें। अब अगर आप फुटबॉल देखेंगे तो वो छोटे साइज के फुटबॉल 1 साल का बच्चा भी खेल सकता है, 2 साल का बच्चा भी खेल सकता है। वैसे ही अगर आप रनिंग जैसा स्पोर्ट सिलेक्ट करेंगे तो बच्चा जैसे ही चलना चालू करता है, दौड़ना चालू करता है, ही कैन डू रनिंग। साइकिलिंग 2 साल का बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है, 3 साल का भी कर सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो फॉरेन के अंदर 6 मंथ्स के बच्चों का स्विमिंग क्लासेस होते हैं, है ना? जी। और टॉडलर्स स्विमिंग क्लासेस होते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक लगता है कि अरे भाई टॉडलर बच्चे स्विमिंग कैसे करते हैं, बट किड्स हैव दो स्किल्स। बस आपको उनको थोड़ा पुश करना है और बच्चे को खुला छोड़ दीजिए, वो करने लगेंगे, कुछ ना कुछ करने लगेंगे। बट स्टिल आइडियल एज मेरे हिसाब से 3 साल होनी चाहिए। 3 साल से आप किसी प्लीज। भी स्पोर्ट में ले सकते हैं। ओके। तो एक क्वेश्चन मैं आज आपसे ये जानना चाहूंगी कि दो तरीके के पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट्स ऐसे है कि एक साथ में तीन चार एक्टिविटीज में रख देते हैं बच्चे को कि ये करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, ये करवाऊंगी। और एक टाइप के पेरेंट्स है जो एक ही एक्टिविटी में रखते हैं और उसी पे फोकस करवाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या करवाना चाहिए बच्चे को कि तीन चार एक्टिविटीज में साथ में, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे के पास ऑप्शंस रहेंगे। जब वो जैसे जैसे खेलेगा तो बच्चे के पास ऑप्शन रहेंगे कि इसमें से मुझे कौन सा पसंद है। तो वो अपने आप से चूज करेगा कि आई वांट टू डू दिस। और एक पेरेंट्स जो है कि मुझे बच्चे की स्ट्रेंथ देखते हैं वो कि मेरे बेटे की इतनी स्ट्रेंथ है तो मुझे यही एक्टिविटी में फोकस करवा के आगे बढ़ाना है। तो कैसे करवाना चाहिए, ये आप पेरेंट्स को क्या शेयर करना चाहेंगे? सो वेरी गुड क्वेश्चन मैम। देखिए मैम, ये पेरेंट्स का ये जो ट्रेंड है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि दो तरीके से पेरेंट्स लेते हैं। जैसे एक तो आपने बोला कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स को एक्सपोजर देना चाहते हैं।
और कुछ पेरेंट्स है जिनको एक्सपोजर नहीं देना है, लेकिन वो बहुत ही वीवरिंग होते हैं। मतलब 1 महीना 2 महीना उन्होंने स्केटिंग करा लिया, फिर उनको लगता है ये ठीक नहीं, अभी मेरे को टाइकोंडो कराना है। टाइकोंडो करा के फिर बोलते नहीं नहीं अभी स्विमिंग कराना चाहिए, स्विमिंग कराते हैं। सो पेरेंट्स देमसेल्फ आर नॉट क्लियर क्या कराना है, क्यों कराना है। और बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मेरा फ्रेंड क्रिकेट में जा रहा है तो मुझे क्रिकेट में जाना है, अब मुझे फुटबॉल में जाना है तो फुटबॉल में जाना है। सो वैसा नहीं होता है। आइडियली क्या करना चाहिए कि 2.5 ईयर टू 4 ईयर, ये जो एज ग्रुप है वहाँ पे आपको बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए जहाँ पे बच्चा पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है। ये 4 साल की एज, 4 साढ़े 4 साल की एज तक बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत ही पावरफुल डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आप 2 साल तक यानी 6 ईयर्स तक आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को आप हर एक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर दे सकते हैं। मान लीजिए स्कूल में उन्होंने 2 स्पोर्ट्स लिए बच्चे ने, और आपको इवनिंग में उसको 2 स्पोर्ट्स रखना है, आप समर एक्टिविटी में कोई और स्पोर्ट्स लीजिए। अब वो अलग अलग स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देके मैक्सिमम एट द एज ऑफ 5 यू शुड सिलेक्ट कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स कराना है प्रोफेशनली। 6 साल के बाद जब आप बच्चे को पर्टिकुलर किसी एक स्पोर्ट्स में डाल के उसको चालू कराते हो, तो बच्चे को कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता है। ठीक है, अगर एक स्पोर्ट्स में 8 to 10 ईयर्स डेडिकेटेडली देंगे पेरेंट्स, तो ही वो बच्चों का वो पर्टिकुलर वो स्पोर्ट्स में रिजल्ट आने वाला है। हमारे वहाँ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स 1 साल में इम्पैशनेट हो जाता है। 1 साल हो गया, मेरे बच्चे ने कोई कंपटीशन नहीं खेला, कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेट मी चेंज द स्पोर्ट्स। हर साल 1.5 साल में पेरेंट्स स्पोर्ट्स चेंज करते हैं। फिर 9th 10th आ जाता है, पेरेंट्स को लगता है अब स्टडी के ईयर्स आ गए। ये सब करने के बाद बच्चों के पास कोई नोटिसेबल अचीवमेंट नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स का। इतने साल के उनके पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट पेरेंट्स का। और मुझे तो आज सुबह ही किसी ने क्वेश्चन किया कि सर इंडिया 2036 ओलंपिक होस्ट करने वाला है, तो अब तो हमारे मेडल आएंगे। मैंने बोला होस्ट करने से कुछ नहीं होता। 140 करेक्ट। की पॉपुलेशन में अगर हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं ले पा रहे तो उसका सबसे बड़ा रीजन है माइंडसेट। हर एक हम ये सोचेंगे कि अगर हमारा बच्चा 8 साल देगा उसके बाद सक्सेसफुल नहीं होगा, या 10 साल देगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उसको स्पोर्ट्स में नहीं डालना है, तो दैट इज नॉट अ राइट वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि आप 12 साल 15 साल पढ़ाने के बाद आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा कि नहीं, उसकी थोड़ी गारंटी है। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए अगर मुझे प्रोफेशनली एक्टिव रखना है मेरे बच्चे को या कहीं आगे बढ़ाना है, तो 6 ईयर्स 7 ईयर्स इज द एज के जहाँ पे एक स्पोर्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए और उसी स्पोर्ट्स के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। आप उसके छोटे एज ग्रुप में आप भले आप 2 3 बार 4 बार स्पोर्ट्स चेंज कर ले, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉट आफ्टर 6 7 ईयर्स फिर आपको कोई भी एक स्पोर्ट सेलेक्ट करना है। यस। तो जैसे आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बोला था, तो उसमें स्पोर्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली हम देखने जाए तो? सो मैम अगर आप कॉग्निटिव लेवल पे देखोगे तो क्या होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी मूवमेंट होता है ना, बायोमैकेनिकल मूवमेंट है, उसमें बायोमैकेनिक्स है। ओके, तो जब स्पोर्ट्स बच्चा खेलता है तो डायरेक्शनल आइडिया आता है, उसको स्पीड का आइडिया आता है, फोर्स का आइडिया आता है। तो ये सारी चीजें जो सीखते हैं उससे बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स या कोई भी फिजिकल टीम स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी है जो आप अगर खेलते रहते हो कॉन्स्टेंटली, तो नॉर्मल बच्चा जो गैजेट्स पे बहुत ज्यादा टाइम निकालता है या एक जगह पे बैठा रहता है, उससे ये बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स डेफिनेटली डिफरेंट होंगे और बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे। यस। तो हम ये बात करें कि हाउ स्पोर्ट्स कैन हेल्प बिल्ड रेसिलियंस एंड कैरेक्टर इन किड्स, वो कैसे डेवलप होता है? मैम मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स सबसे पहले आपको सिखाता है डिसिप्लिन। ओके, अगर आपको कैरेक्टर बिल्डअप करना है तो कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। बच्चे को कोच उसके उसके स्ट्रक्चर वे पे कैसे खेलना है वो सिखाता है, टीम मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है वो सिखाता है, हारने के बाद कैसा बिहेव करना है वो सिखाता है।
जीतने के बाद उसको कैसे वो जीत को डाइजेस्ट करनी है वो सिखाता है। अगर बच्चा हार गया तो नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करके गिव अप ना करते हुए कैसे स्ट्रक्चर में भी ट्रेनिंग करना है और अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कैसे करना है वो सिखाता है। सो दिस इज ऑल द ट्रेनिंग टू बिल्ड अ कैरेक्टर। तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स जितनी परफेक्ट चीज ग्राउंड पे बच्चा जब खेलता है डिसिप्लिन मैनर पे टीममेट्स के साथ जब वो टीम अप करके खेलता है उससे जो उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है वैसा कैरेक्टर बिल्डअप और किसी चीज से नहीं हो सकता। यस, करेक्ट। तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स बच्चे पे कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स की बात करते हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट होता है बच्चों पे? हाँ यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम देखिए, स्पोर्ट्स में क्या होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई कम्युनिटी नहीं होती है। हम्म। स्पोर्ट्स के अंदर क्लासेस नहीं होते, बराबर। हम्म। ना कोई कास्ट है, ना कोई कम्युनिटी है, ना कोई इकोनॉमिकल क्लास है। तो व्हेन योर किड प्ले, उसके सराउंडिंग में डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उसके सराउंडिंग में डिफरेंट जो फाइनेंशियल क्लासेस होते हैं उसके बच्चे होते हैं। तो बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे को बहुत चीज़ों में समझने लगते हैं। हम पेरेंट्स का देखने का नज़रिया अलग होता है और बच्चों का देखने का नज़रिया अलग होता है। और जब बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही होता है। सब समटाइम पीपल आल्सो फाइट ऑन द ग्राउंड, लेकिन देन दिस वे दे अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दोस सिचुएशन, हाउ टू हैंडल देम। वो जो फ्रेंडशिप होती है वो मुझे लगता है कि नॉर्मल फ्रेंडशिप से बहुत डिफरेंट होती है, और वो जो सोशल स्किल्स होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे बच्चे, मैं सीधी आपको एक स्ट्रेट वे पे बताऊं तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि हमने क्या सीखा स्पोर्ट्स से। तो हमने ये सीखा कि हाउ टू लूज ग्रेसफुली, ग्रेसफुली हारना सीखा हमने। तो ये यही दो बच्चे जो आपस में ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, और जब हारते हैं तो भी फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के सामने जीतते हैं तो भी फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे सोशल स्किल्स तो सिर्फ स्पोर्ट्स दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। दिस इज वेरी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज, क्योंकि ये जनरेशन के अगर हम बच्चे में देखने जाए तो एंगरनेस बहुत ही ज्यादा है। हाइपर एक्टिव बच्चे भी उतने ही ज्यादा है। तो उसमें भी दो तरीके के बच्चे हम लोग भी देखते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस बच्चों में नहीं होता है कि हाँ, इस बार मैं जीता नहीं हूं तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई बेस्ट। और दूसरे एक तरीके के बच्चे हैं, मैं जीतूंगा, मैं हारना तो नहीं ही चाहूंगा, मुझे जीतना ही है। तो मतलब वो जो एक एटीट्यूड होता है बच्चों में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। अगर वो एटीट्यूड राइट वे में जा रहा है आगे जाके, देन इट इज टोटली ओके। बट अगर कहीं ना कहीं पे वो मिसकम्युनिकेशन हो गया बच्चों में, या तो फिर लूज हारने की वजह से अगर वो बैठ जाते हैं, तो वो डर निकाल के वापस से आगे बढ़ना, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इन दिस एज। नहीं नहीं मैम, एडोलेंस जो टैकल करने में पेरेंट्स फेल होते हैं वो टैकल करने में शायद स्पोर्ट्स बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि एडोलेंस बच्चों के जो फ्रेंडशिप होती है या उनके कोचेस होते हैं वो ही उनको वो एडोलेंस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकालते हैं। उनके जो गोल्स होते हैं वो गोल्स उनको एडोलेंस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यस। मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं, they have a different mindset, they have a different attitude to deal with losing or winning। एंड ऐसे बहुत सारे दूसरे बच्चे भी मेरे सराउंडिंग में मेरे रहते हैं, मैं देखता हूँ उनको, तो दे कैन नेवर एक्सेप्ट देयर लूजिंग। और अभी तो बच्चे तो ठीक है, अभी तो पेरेंट्स लूजिंग सहन नहीं कर पा रहे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अगर दो पेरेंट्स साथ में जा रहे, एक का बच्चा हार गया, एक का बच्चा जीत गया, तो जब वो रिटर्न हो रहे हैं तो दोनों पेरेंट्स का भी अंदर अंदर जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। सो हमने तो बहुत बार देखा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, उनके बच्चे नॉर्मल होते हैं लेकिन पेरेंट्स नॉर्मल नहीं होते हैं। तो वेरी स्पोर्ट्स ट्रू, क्योंकि मैं मेरे ही बेटे की बात करूं तो उसको भी हमने स्पोर्ट्स में रखा है, बट जब कंपटीशन की बात आती है तो एज अ पेरेंट्स वो मुझे और
मेरे हस्बैंड को वो हमेशा बताता है कि मैं जीत के आऊंगा, बट ही इज 5 years ओल्ड, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें हार जीत नहीं देखनी है। ऑलवेज गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, हमें उतना ही बेटा देखना है। तो वो एक चीज बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी होती है पेरेंट्स की साइड से, कि हार जीत नहीं देखनी है, हमको हमारी साइड से बेस्ट देना है, दैट्स इट, हमें लर्न करना है। ट्रू मैम, तो वही ये होता है। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द ओनली ट्रेनिंग जो ये चीज़ें सिखा सकता है बच्चों को। क्योंकि मेरा अक्सर एक्सपीरियंस ये रहा है कि बच्चे जब स्टडी के लिए जाते हैं तो टीचर्स ऑलवेज टॉक फॉर द मार्क्स। या जब वो उसमें जाते हैं तो ऑलवेज बातें होती है मार्क्स से। तो वो प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। और हम जो कोचेज हैं, वी ऑलवेज टॉक फॉर द प्रोसेस। हम अगर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वी डायरेक्टली डोंट टॉक अबाउट द मेडल्स, वी स्टार्ट टॉकिंग फॉर द ट्रेनिंग। उन लोगों के बच्चों के नेचर में क्या चेंजेस है, उनके स्ट्रेंथ फिजिकल लेवल पे क्या क्या इश्यूज है, वो क्या क्या चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं, उनकी स्लीपिंग पैटर्न कैसी है, ईटिंग पैटर्न कैसे है। तो वी गो इनटू द प्रोसेस ड्रिवन रिजल्ट। और दूसरी चीज़ों में मार्क्स ड्रिवन रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो प्रोसेस फुलफिल होता है, पूरा कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो बच्चा निकल के बाहर आता है, ही इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट, यस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाउ स्पोर्ट्स कैन हेल्प किड्स बैलेंस एकेडमिक परस्यू एंड स्पोर्ट्स, कैसे बैलेंस करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है मैम, उल्टे जो बच्चे स्पोर्ट्स में है वो एकेडमिक प्रेशर को ज़्यादा बेटर डील कर सकते हैं। क्योंकि ओके, उनको है ना, नेवर गिविंग अप का एक हैबिट होता है। तो और दूसरा क्या है कि वो प्रेशर टैकल कर पाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्पोर्ट्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी, वो भी स्पोर्ट्स भी परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट करता है। जो मेडल जीतते जाते हैं वो उन लोगों को हमेशा अपना परफॉर्मेंस सेम रखने का प्रेशर होता है। तो वो और बहुत सारे स्टिम्युलस होते हैं जो अराउजल क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अराउजल। तो स्पोर्ट्स पर्सन वो सबको डील करता है। तो वही चीज़ वो एकेडमिक्स में भी करता है कि जब उसको एकेडमिक का प्रेशर आता है तो ही कैन डील विद इट फोकस्ड वे पे, कम टाइम में। दूसरे बच्चों को चीज़ें पढ़ाई करने में 4 घंटे या 5 घंटे लगते हैं, वो जो अच्छा सीनियर लेवल का स्पोर्ट पर्सन है वो वही स्टडी 2 घंटे में बहुत फोकस वे पे कंप्लीट कर सकता है। वो बहुत ही जल्दी स्विचिंग कर सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाने का स्विचिंग बहुत जल्दी वो लोग कर सकते हैं। और सपोज उनका मार्क्स कम आता है तो वो प्रेशर को बेयर करके या वो डिफीट को एक्सेप्ट करके अगेन हार्ड वर्क करने वाली जो सिस्टम है वो उसमें हो सकता है। तो मुझे लगता है ये हिसाब से भी बेटर है एकेडमिक्स में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस आता है। तो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये जो दो हार्मोन्स है वो बेसिकली बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन के तौर पे काम करते हैं। तो स्पोर्ट्स खेलने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद ये हार्मोन रिलीज होने के बाद बच्चे खुश रहते हैं, थोड़े बेटर मूड में होते हैं, और वो टाइम पे फिर उनको पढ़ाया जाए तो उनका फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा आता है। तो एकेडमिक्स, हमेशा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो अच्छे स्पोर्ट्समैन है वो एकेडमिक्स भी अच्छा करते हैं। यस। तो उसके साथ में ही बच्चों का, हम लाइफ स्किल और डिसिप्लिन की बात करें तो वो भी सब कुछ कनेक्टेड ही है, तो वो अपने आप ही बच्चों में आता चला जाएगा। यस, आई बिलोंग फ्रॉम अ मार्शल आर्ट स्पोर्ट। तो हमारे मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स स्टार्ट होता है कि बच्चा एंटर करता है तो जो जगह है जहाँ पे वो सीख रहा है वो उसको बो डाउन करेगा। उसके बाद वो जब ऊपर आता है और क्लास में जो कोचेस होते हैं वो उनको बो डाउन करेगा। और जैसे ही वो अपने सीनियर्स, जो बेल्ट वाइज वो जो बच्चे होते हैं उनसे सीनियर बच्चे होते हैं तो उनको भी बो डाउन करते हैं। वो बेल्ट हायर लेवल के बेल्ट को बो डाउन करते हैं, वो एज को बो डाउन नहीं करते। तो एक करेक्ट। 12 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे को भी बो डाउन करेगा अगर वो बेल्ट में उससे सीनियर है तो। सो ये जो डिसिप्लिन सीख रहे हैं ना बच्चे, ये बहुत वैल्यूएबल डिसिप्लिन है। कि बच्चे जो घर पे बच्चे चीजें फेंक के चले जाते हैं, लेकिन उनको देन ग्रेजुअली रियलाइज कि भाई हाँ, जो जगह पे हम रहते हैं या जो जगह पे हम कुछ भी सीख रहे हैं वो जगह हमारे लिए वैल्यूएबल है। वो जगह को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो उनके टीचर्स को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो उनके कलीग्स को रिस्पेक्ट करने लगते हैं।
वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि उनसे भी ऊपर कोई है और उनको रिस्पेक्ट देना है। सो ये जो लाइफ स्किल है वो एक अलग लेवल का लाइफ स्किल है, और ये सारे ही स्पोर्ट्स में होता है। ऐसा नहीं हमारे मार्शल आर्ट्स में, फुटबॉल में भी जाओगे तो वहाँ पे टीममेट्स को आप लोगों को रिस्पेक्ट करना है। अगर आप स्विमिंग में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको आपके कोच या असिस्टेंट ट्रेनर्स और उन सबको सेम लेवल पे रिस्पेक्ट करना है, या टीममेट्स को रिस्पेक्ट करना है। सो ये डिसिप्लिन और स्किल्स जो लाइफ लाइफ स्किल्स है, बच्चे वो वहाँ पे ग्राउंड पे ही सीखते हैं, वहाँ से ही वो नॉलेज आगे लेके जाते हैं। यस। पामिल जी, काफी पेरेंट्स के हमारे पास ऐसा कहते हैं हमें कि मैम जितना भी वो खेलता रहता है पर बच्चा मेरा थकता ही नहीं है बिल्कुल भी, इतनी एनर्जी भरी है बच्चे में। तो ऐसे बच्चे में आप कौन सी स्पोर्ट्स को ज्यादा फोकस करने के लिए कहोगे, जिससे कंसंट्रेशन भी बढ़े, बच्चे की जो एक्टिविटी जो स्ट्रेंथ है तो वो भी राइट प्लेस पे वो यूज कर सके पेरेंट्स? तो आप क्या शेयर करना चाहोगे कि वैसे बच्चों के लिए कौन से स्पोर्ट्स में रखना चाहिए? ओके मैम, इसमें सबसे पहले मैं अलग वे से ये आंसर करूंगा। पहले तो है ना, बच्चे जो होते हैं हाई एनर्जेटिक बच्चे 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 हम किड्स बोलते क्यों है, वो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर किड्स। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चे हैं इसलिए उनमें एनर्जी है। प्लस हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, अगर आप उसको चैनलाइज नहीं करोगे तो बच्चा वो एनर्जी कैसे यूज करेगा? उसको कुछ तो करना है कि उसके अंदर एनर्जी है और उसे कोई राइट पाथ नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा डिस्ट्रक्टिव वे पे भी जाएगा। तोड़ फोड़ करना या किसी के साथ मारा पीटी करना वैसा हो सकता है। सो आपको उसको चैनलाइज करने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स में डालना है जहां पे उसको लोगों के साथ काम करना पड़े, और डिसिप्लिन मैनर पे, जिसको बार बार टोका जाए चीजों के लिए, या उसको डिसिप्लिन स्ट्रक्चर पे फॉर्मेट पे किया जाए। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स नहीं कराना है। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स क्या होता है? बिल्डिंग के नीचे बच्चा खेलने चला गया या साइकिल चलाने चला गया, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। अगर एनर्जी को चैनलाइज करना है तो आपको उसको एकेडमी के स्पोर्ट्स में रखना है, जहाँ पे स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पता है कि आज क्या कराना है, कल क्या कराना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना है, और वो बच्चे को एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। अगर आपके पास बहुत सारी एनर्जी है और आप उसको खुला छोड़ देते हो तो वो वेस्टेज होने के चांसेस है। इसलिए उसको स्ट्रक्चराइज करें, और वो स्ट्रक्चराइज करने के लिए कोई प्रोफेशनल एकेडमीज या सिस्टमेटिक एकेडमीज जहाँ पे होती है वहाँ पे रखना चाहिए। तो स्पोर्ट्स ज्यादातर बच्चे के मेंटल हेल्थ की हम बात करें या स्ट्रेस की बात करें तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है? हाउ स्पोर्ट्स हेल्प्स? यस, मेरा इसका बहुत क्लियर आंसर तो मैं मेरे पे से ही देता हूँ कि जब मैं पूरा दिन बहुत काम करता हूँ या ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं भी खुद स्ट्रेस में आ जाता हूँ। एग्जैक्टली वैसे बच्चों का भी स्टडी है, ट्यूशंस है, क्लासेस है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ है, परफॉर्मेंस देने का प्रेशर होता है, तो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन वही टाइम पीरियड में से अगर आप 1 घंटा उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, जो खेलेंगे, उनके जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे वो उनको बेटर मूड देंगे। ओके, उनका जो एक मोनोटोनस रूटीन है, जो मोनोटोनस रूटीन एवरी डे वो फॉलो करते हैं, स्कूल से आना बुक्स पकड़ना, स्कूल से आना बुक्स पकड़ना, उसमें से बाहर निकल के वो एंजॉयबल वे पे अपना 1 घंटा निकाल सकते हैं। वो लोगों के साथ बात कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, प्लेफुल नेचर डेवलप होगा उनका, और वो फिटनेस जो उनको मिलेगी। कभी कभी बच्चा अनफिट होता है, वो भी उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। ओवरवेट बच्चे होते हैं तो वो उनके लिए स्ट्रेसफुल होता है, उनका बॉडी अगर लो एनर्जी में है तो भी उनको स्ट्रेस क्रिएट करता है। वो सब चीजें हट जाएगी और बच्चा अपना स्ट्रेस बहुत ही बेटर वे पे मैनेज कर पाएगा। तो 1 आवर इज वेरी वेरी यूजफुल। तो जब यही बात हम आगे करते हैं तो पेरेंट्स को कैसे चूज करना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा है, किस में रखना चाहिए? तो वो ट्रायल एरर बेस्ड रहता है, तो वो पेरेंट्स को कैसे पता करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ऐसा है मैम, स्पोर्ट्स सारे ही अच्छे हैं। स्पोर्ट्स भी मैं ये नहीं बोल सकता कि स्विमिंग अच्छा है, फुटबॉल खराब है। नो, ऑल स्पोर्ट्स आर गुड। ओके, लेकिन स्पोर्ट्स सिलेक्शन के
डिफरेंट वेज होते हैं। अगर स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये सोचना है कि मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स कराना है या इंडोर कराना है। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स। सेकेंड क्राइटेरिया आता है टीम स्पोर्ट्स कराना है या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कराना है। करेक्ट। थर्ड आता है रिक्रिएशनल करना है या प्रोफेशनल करना है। रिक्रिएशनल यानी बच्चा फिट रहे, खुश रहे, उसकी एनर्जी चैनलाइज हो, उसके लिए मुझे खाली खिलाना या मुझे उसका करियर वो स्पोर्ट्स में बनाना है, उसके लिए खिलाना है। ये तीन फाइनल हो जाती है। उसके बाद चौथी चीज आती है कि हम जो लोकेशन पे रहते हैं वहां का कोई स्पोर्ट्स अच्छा है कि मतलब वो कौन सा स्पोर्ट्स है। अगर आप प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप रहते हैं फॉर एन एग्जांपल सूरत में रहते हैं और सूरत में अगर आप ये बोलेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे स्क्वॉश स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना है, ओके, लेकिन विच इज नॉट आइडियली राइट, बिकॉज सूरत के अंदर स्क्वॉश की एकेडमीज नहीं है, सूरत के अंदर स्क्वॉश के कोचेज ही ऐसे नहीं है कि जो जिसने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल्स तक कुछ खिला या खिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हम जहाँ पे स्टे करते हैं उसके सराउंडिंग में कौन से स्पोर्ट्स है जहाँ पे मेरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, और वो सिलेक्ट करने के बाद उनको राइट एकेडमी सिलेक्ट करनी है, राइट कोच सिलेक्ट करना है कि जो कोच इतना एक्सपीरियंस हो कि आपने जो गोल बनाया है वो गोल फुलफिल करा सके। वो कोच का इतना लेवल होना चाहिए कि उनके बच्चे, आपने सोचा इंटरनेशनल लेवल तक भेजना है तो वो एकेडमी से या वो कोच से कोई बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे होने चाहिए। ओके, सो स्पोर्ट्स सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं। तो काफी पेरेंट्स को वो भी टेंशन रहता है कि अगर आउटडोर एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उसमें बच्चों को इंजरीज भी हो जाती है। तो आपके थॉट क्या है उसके ऊपर, आप क्या शेयर करना चाहेंगे पेरेंट्स के साथ? सो मैं बोलूँगा इंजरी इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे तो भी आप घर पे भी है तो बच्चा स्लिप होके गिर सकता है। आप अपने बिल्डिंग में भी स्टेयर केस उतर रहे हैं तो वहाँ से भी एक स्टेयर मिस हो गया, बैक इंजरी हो सकती है। सो इंजरीज का कोई डायरेक्ट रिलेवेंस स्पोर्ट्स के साथ नहीं है कि भाई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ही इंजरी होती है। वो तो इंजरी तो जनरली होती है। हम टू व्हीलर चलाते हैं और जोर से अगर खड्डा आ गया और हमारी बाइक कूद गई तो भी हमें बैक इंजरीज हो सकती है। सो दैट इज दैट। तो पहले तो मेंटली ये सोचिए कि इंजरी कहीं पे भी हो सकती है। अब बात आती है स्पोर्ट्स इंजरी की। तो स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर अगर बच्चे जो प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं वो प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रूटीन फॉलो करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करें, प्रॉपर हाइड्रेशन टेक्निक फॉलो करें और प्रॉपर रिकवरी टेक्निक्स फॉलो करें। अगर ये फॉलो करते हैं तो वो बच्चे इंजरी होने के चांसेस में बहुत 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 नीचे आ जाते हैं, मतलब वेरी मिनिमल चांसेस टू गेट इंजर्ड। लेकिन अगर साइंटिफिकली आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ टेक्निक टैक्टिक्स ट्रेनिंग करते जाते हो, बहुत ओवरलोड कर देते हो, ओटीएस बोलते हैं, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इंजरीज से आगे अगर हम बात करते हैं तो काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज नहीं करते हैं। डर लगता है उनको हेजिटेट होता है कि मैं बच्चे को कैसे एनकरेज करूं। तो वो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरा खाली इतना कहना है कि पेरेंट्स, आप सबको आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। इंडिया 2036 ओलंपिक होस्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने अगर हमारे गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो देखा होगा तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि वो लोग 2036 ओलंपिक्स अहमदाबाद में होस्ट करेंगे। जब कोई कंट्री ओलंपिक होस्ट करने चाहता है तो एटलीस्ट 10 साल की उनकी इकोनॉमी वहाँ पे यूज़ हो जाती है, उतना पैसा लगता है वहाँ, ठीक है। जब इतना पैसा लगने वाला होता है तो वहाँ पे हमें चाहिए स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल्स, लाइक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट, स्पोर्ट्स कोचेस, स्पोर्ट्स डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, उसके अलावा स्पोर्ट्स अपैरल डिज़ाइनिंग करने वाले लोग, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एरिया को फोकस करने वाले लोग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोग चाहिए जो एथलीट मैनेजमेंट कर सके, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स की टेक्नोलॉजी टेक में काम करने वाले लोग चाहिए, स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले लोग चाहिए।
जहाँ पे भी स्पोर्ट्स वर्ड आएगा वो सारे प्रोफेशनल चाहिए हमें नेक्स्ट 12 इयर्स में। और उनके लिए इतना ज़्यादा गोल्डन एरा है ये स्पोर्ट्स वालों के लिए। स्पोर्ट्स इज़ अ न्यू इंडस्ट्री। एक टाइम था जब आईटी इंडस्ट्री थी, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स फिटनेस ये नई इंडस्ट्री है नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए। आप अगर एक नॉर्मल फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएंगे तो दे विल चार्ज 300 रुपीज पर सेशन। बट आप स्पोर्ट्स फिजियो जैसे ही बोलेंगे ना, वो 500 रुपीज चार्ज करेंगे। आप नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है वो 4000 या 5000 अ मंथ में कंसल्टेंसी दे। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए तो दे विल चार्ज 9-10,000 रुपीज पर मंथ, है ना। तो जो भी स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल्स हैं उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप ये फील्ड को एक्सप्लोर करिए। आई बैट कि जो भी बच्चा स्पोर्ट्स के बेस पे बिहाफ पे करियर लेना चाहता है, वो कोई भी बच्चा अपने करियर में फेल नहीं होगा, बिकॉज स्पोर्ट्स एज अ डिफरेंट ट्रेंड इन इंडिया राइट नाउ। अभी तो हम स्पोर्ट्स के एरा में एंटर हुए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो पेरेंट्स आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। और आपको कहीं मेरी ज़रूरत पड़े तो आप डेफिनेटली मुझे कनेक्ट करिए। मैं आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और बेस्ट कॉलेजेस बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा स्पोर्ट्स के अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन बच्चे एक सिक्योर फ्यूचर लेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वाओ, इट्स अ सुपर वंडरफुल थिंग जो आपने हमारे साथ शेयर की है। यस पेरेंट्स, हम पामिल जी का नंबर भी शेयर करेंगे, तो डू कॉल हिम। आप कहीं पे भी आपको ऐसा हो कि किसका हम गाइडेंस ले, तो ही इज ऑलवेज देयर। आप एक राइट पर्सन के पास से आपके बच्चे का अगर एडवाइस लोगे तो आप आगे जाके भी अच्छे वे में ही आपका बच्चा अचीव करने वाला है। क्योंकि आज और दूसरा क्वेश्चन ये भी हम जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स बच्चे के क्रिएटिविटी पे कैसे इम्पैक्ट करता है, खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बच्चे में अपने आप से आ जाती है। इज इट ट्रू? तो कैसे करते हैं बच्चे? एग्जैक्टली मुझे बताइए मैम, कोई भी स्पोर्ट्स है, आप क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, टाइकोंडो ले लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स स्किल्ड बेस्ड स्पोर्ट्स है। उसमें स्किल सीखना बहुत जरूरी है। स्किल के साथ उसके आते हैं टेक्टिक्स। सो टेक्टिक्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी मेकिंग। स्पोर्ट्स विदाउट स्ट्रेटजी चलता ही नहीं है। आपको जीतने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। और ये स्ट्रेटजीज जो होती है ना, वो चेस जैसा होता है ना। तो बच्चे स्किल्स तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल वे पे वो अपने माइंड को डेवलप करते हैं। एंड व्हेन यू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, तब जो क्रिएटिविटी आती है वो एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी होती है। थिंकिंग में फर्क होता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाली एबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको लेस एफर्ट में कैसे जीतना है, उनको वर्स्ट कंडीशन में कैसे जीतना है, और उनसे टफेस्ट प्लेयर होते हैं या टफेस्ट अपोनेंट होते हैं, उनके सामने जीतने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे से करते हैं, और स्ट्रेटेजी मेकिंग उनको बहुत बेटर क्रिएटिविटी देती है। वाह, आज पहली बार इतना डीपली स्पोर्ट्स के लिए सुन के, बिलीव मी, इट्स अ सो वाइड थिंग। पहले के जनरेशन में स्पोर्ट्स इज ऑलवेज देयर, बट जो स्टडी को सिर्फ फोकस हम करते थे कि स्टडी इज नेसेसरी, हाँ पढ़ाई तो जरूरी है, बट हम दोनों को अब हम इक्वल मान सकते हैं कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों इक्वल ही है। अगर आप स्पोर्ट्स तरफ जाओगे तो भी ब्राइट फ्यूचर है, पढ़ाई के तरफ तो जो भी आप चूज करो, अच्छे से अच्छा जो बच्चे के लिए, बच्चे को पसंद हो, बच्चे को जिसमें ज्यादा एक्सपर्टीज हम देखने जाए तो वो तरफ आप बच्चे को आगे बढ़ाओ। ना ही ऐसा नहीं बोलना है एज अ पेरेंट्स, ये जनरेशन के पेरेंट्स को तो ऐसा बोलना ही नहीं है कि बेटा पहले पढ़, बाद में हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो ये अब अगर मैं ये वर्ड बोलूंगी तो आज मैं खुद गलत हूँ। ये चीज हमें बच्चे को बोलनी ही नहीं है। सो यस पेरेंट्स, वी आर एट अ राइट प्लेस टुडे। हम इट्स अ वेरी ग्लैड कि आज आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, सीरियसली, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल कम्युनिकेशन जो आज आपने हमारे सबके साथ शेयर की है। थैंक यू तो रिद्धि जी। और मैं ये, यस को यस भी यस, प्लीज सजेस्ट करिए। करूंगा
कि आप भी डाइट के फील्ड में हैं, तो आप भी प्लीज़ लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो अच्छा डाइट ले और अच्छा खेले। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं तो पेरेंट्स को भी एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, आप भी उनके साथ खेलिए। जब बच्चा आपके फिटनेस ट्रेनिंग में जाता है, आप भी जाइए। और नॉट ओनली किड, लेकिन पूरा का पूरा फैमिली उसे फिटनेस पे ध्यान देना है, और हमें पूरा हमारा जो भी जनरेशन है, वो जनरेशन को फिट बनाना है और स्पोर्टी बनाना है। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब हम कम्युनिटीज की बात करें, हाउ कैन कम्युनिटीज एंड हेल्प, स्कूल्स भी कैसे बेटर सपोर्ट करती है? अब स्पोर्ट्स की जब बात करें तो इवन स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है, तो इवेंचुअली वहां पे बच्चों को लेके जाते हैं, स्कूल के ग्राउंड्स में खिलाते हैं। तो स्कूल्स भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती है। तो आप क्या मैसेज पास करना चाहोगे उनके लिए भी, पेरेंट्स को, कि बच्चों को हमेशा पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, या स्कूल की कंपटीशन में भी वही एक डर रहता है पेरेंट्स को कि बच्चे को लग जाए कि बच्चे को पार्टिसिपेट नहीं करवाना है? तो आप क्या बताओगे? मेरा एक क्वेश्चन है पेरेंट्स को कि जब आप छोटे थे, तो आप क्या करते थे? आप एसी हॉल्स में ट्रेनिंग करने नहीं जाते थे, आप ग्राउंड में जाते थे, आप मिट्टी में बच्चे खेलते थे। और हम्म, किसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी? पहले जो मिट्टी में खेलने वाले बच्चे थे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, या आज के हमारे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना? तो वो पहले के बच्चों करेक्ट। की इम्यूनिटी इसलिए स्ट्रांग थी कि वो रफ एंड टफ एनवायरमेंट में ट्रेन हुए, खेलते थे। बच्चों को लगता था, वो खड़े होते थे, वो खुद डील करते थे। तो आप अगर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो जाएँगे बीइंग अ पेरेंट, तो आपका बच्चा कभी भी वो शेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो हम्म, फ़ियरफुल रहेगा फुल लाइफ़, और वो कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने का कॉन्फिडेंस उसमें आएगा ही नहीं। सो हम्म, स्पोर्ट्स स्टार्ट्स विद स्कूल, वो प्ले स्कूल से ही चालू हो जाता है। हर एक जो स्कूल के एक्टिविटी होते हैं स्पोर्ट्स के, उसमें भेजना ही चाहिए। स्पोर्ट्स के जो क्लासेस होते हैं उसमें बच्चों को कराना ही नहीं चाहिए। और अगर बच्चा आके बोलता है ना कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप एक्सरसाइज चालू करेंगे या करेंगे तो थोड़ा बहुत पेन आता है, उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि बेटा, फिटनेस जब भी होती है या हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो बॉडी थोड़ा थोड़ा पेन देता है स्टार्टिंग के अंदर, बट बच्चे जैसे यूज टू हो जाएंगे, वो नहीं होगा। और स्कूल के इवेंट्स के अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट कराना चाहिए, बिकॉज वो फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आगे बढ़ने का, या सेंस ऑफ अचीवमेंट का वो पहला स्टेप होता है। तो अगर आप वही अवॉइड कर देंगे, तो आपका बच्चा कभी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ सोचेगा नहीं। करेक्ट। तो आप पेरेंट्स को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप क्या एक मैसेज पास करना चाहोगे बच्चों के लिए? सो मेरा बहुत सिंपल मैसेज है कि मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप स्टडी छुड़ा के सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करवाइए। आप बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाइए, लेकिन आप एक हैबिट डाल दीजिए कि एवरी डे 1 आवर मेरा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा। हम्म, वो इन टर्म्स ऑफ रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स भी हो सकता है। और फिर आप आपके बच्चों का हेल्थ एंड फिटनेस देखिए, आपके बच्चों का स्टडी देखिए, हर फील्ड में आपको वो बेटर दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बेटर दिखेगा, उसकी एनर्जी भी बेटर दिखेगी। और जो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है गैजेट्स, वो बच्चे गैजेट्स छोड़ देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल के बच्चे भी गैजेट्स लेके बैठे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि वो रोए ही नहीं, वो हमें हम्म, डिस्टर्ब ना करें, हम उनके हाथ में गैजेट थमा देते हैं। तो ये जो ट्रेंड चालू हुआ है, दैट विल क्रिएट डिप्रेशन इन किड्स लेटर ऑन, क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है। फिजिकल कोई एक्टिवनेस है नहीं उनके अंदर, वो एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ये धीरे 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 उनको डिप्रेशन में लेके आ जाएगा। सो माई सिंपल एडवाइस इज 1 आवर एवरी डे इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज, उनको 1 घंटा खेलना ही चाहिए। और उनको खेलने दीजिए, खेलने के लिए कभी मत रुकिए। ठीक है, उनको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं करना है, प्रेशरफुल ट्रेनिंग नहीं करनी है, चलेगी, लेकिन रिक्रिएशनली भी एटलीस्ट खेलने के लिए भेजिए। ये तो आपने बताया था कि आप फिटनेस में भी उतना ही ट्रेन करते हैं। तो फिटनेस में जब बच्चे की हम बात करें तो कौन सी एज से? स्पोर्ट्स का तो आपने बोल दिया कि 3 इयर्स से स्पोर्ट्स के लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए, बट जब फिटनेस की, एक्सरसाइज की हम बात करें, रूटीन
किड्स योगा भी होते हैं। तो हम योगा की बात करें तो वो कौन सी एज से, क्योंकि पेरेंट्स घर पे करते हैं तो वो बच्चे को भी करवाते हैं साथ में, या तो जिम में जाते हैं तो बच्चों को जिम में लेके जाते हैं साथ में। तो वो आप बच्चे की कौन सी एज एज से पेरेंट्स को आप बताना चाहोगे कि उसके लिए कौन सी राइट एज होनी चाहिए? उसके लिए भी मुझे लगता है कि 2.5 से 3 साल की राइट एज है, जहाँ पे बच्चों को आप एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप बच्चों को कभी भी कराना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि जितना आप बॉडी वेट पे कराएंगे उतना धीरे धीरे बच्चों के मसल भी स्ट्रेंथन होंगे, बोन्स भी स्ट्रेंथन होंगे। वेट हैवी वेट ट्रेनिंग जो है वो डिपेंड्स है कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसा है, वो देख के फिर धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग भी करा सकते हैं आप बच्चों को। रशिया में और ईरान में और कोरिया में 8 साल के बच्चों को भी हैवी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करा देते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें कोई अर्ज नहीं है, हम लोग करा सकते हैं, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक वे से कोच नो जानता है बच्चों को कितना लोड देना है तो हम करा सकते हैं। तो 2.5 3 साल से आप बच्चों को अपने साथ ले जाइए, नॉर्मल उनके रनिंग बेस्ड एक्सरसाइजेज होते हैं या नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती है, वो कर सकते हैं बच्चे, उसमें कोई प्रॉब्लम। Yes, yes, yes. Thank you so much for sharing so much information with us on sports. So thank you so much for joining with us. And yes, parents, आप connected रहिएगा हमारे साथ भी और पामिर सर के साथ भी, क्योंकि अब आपको कौन से स्पोर्ट्स में आपके बच्चे को रखना है वो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पामिर जी है आपके साथ, वो सही रास्ता दिखाएंगे आपको। एंड स्टे ट्यून विद न्यूट्रीविट फूड्स, क्योंकि हम और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। और गलत इंफॉर्मेशन से दूर रहिए। हम हमेशा एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पामिर जी जैसे एक्सपर्ट के साथ ही हम पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कोई गलत इंफॉर्मेशन से मिसलीड ना हो। सो थैंक यू सो मच for showing your interest with us. And yes, Pamir ji, thank you so much for sharing this wonderful information with us. Stay tuned and stay connected. Thank you so much. Thank you. Thank you.